हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। और बच्चों भौतिक विज्ञान का हम लोग देख रहे हैं तीसरा चैप्टर जो कि है गुरुत्वाकर्षण। बच्चों आज है हमारे गुरुत्वाकर्षण का आखिरी चैप्टर। और बच्चों इस चैप्टर का अपना आखिरी लेक्चर है जो कि बच्चों है लेक्चर नंबर 6। और बच्चों आज के लेक्चर हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में हमने सबसे पहले सीखा था गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक बेटा जी नियम क्या है, साथ ही साथ बच्चों हमने देखा था मुक्त पतन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण के लिए फॉर्मूला क्या है। बच्चों क्या क्या जो बेसिक जो टिप्स हैं वो हमने देखी थी। बच्चों इसके बाद बेटा हमने देखा था द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। बच्चों इसका हमने देखा कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा। और बच्चों फिर हमने देखा था आर्किमिडीज के सिद्धांत को और आपेक्षिक घनत्व को देखा। और बच्चों हमने जो है कुछ आंकिक प्रश्न भी इस पर किए थे। अब बच्चों जो है हम लोग आज की क्लास में जो है सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बच्चों वो कुछ क्वेश्चंस आपके कह सकते हैं थ्योरेटिकल भी हैं और बेटा कुछ क्वेश्चंस जो है बेटा आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक है, तो फटाफट जो है चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पत्थर के किसी टुकड़े को किसी भवन की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन पर पहुंचने में 4 सेकेंड का समय लगता है तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। बच्चों यहाँ पर बेटा जी कोई पत्थर का टुकड़ा है जिसको हम ऊंचाई से छोड़ रहे हैं। मुक्त रूप से बेटा छोड़ने का मतलब क्या है कि हमने कल क्या किया, पत्थर के टुकड़े को हमने ऐसे रखा और छोड़ दिया, है ना। अब बच्चों क्या हो रहा है, ये पत्थर का टुकड़ा सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वीय बल के प्रभाव में नीचे जा रहा है। तो इसको बेटा हम बोल सकते हैं कि हमारा पत्थर किस में, मुक्त पतन में भी है ना। अब बच्चों कह रहा है कि अगर इस पत्थर के टुकड़े को जमीन तक पहुंचने में 4 सेकेंड का समय लगता है तो भवन की ऊंचाई क्या है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या क्या है, तो मैंने आपको सिखाया है कि जब किसी भी पत्थर को फिर वस्तु को आप छोड़ देते तो बच्चों क्या है उस टाइम पर उसका प्रारंभिक वेग बच्चों क्या होगा, 0 होगा। बेटा समय कितना दिया गया, बेटा समय है 4 सेकेंड का। हमें ज्ञात करनी है ऊंचाई। ठीक है, अब बच्चों ऊंचाई ज्ञात करनी है, केवल तुम्हें टी पता है और यू पता है। क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि बच्चों हमें पता है गति का दूसरा समीकरण। तो बच्चों हम जो है गति के द्वितीय समीकरण के बेटा जो है माध्यम से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे गति के, लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। बच्चों गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, तो ये होता है h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई हम लोग जानते हैं बच्चों g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है। t भाई हमें पता है बच्चों, u पता है, h निकाल लेंगे, बहुत आसान है। बेटा देखो u बच्चों कितना है, 0 है। तो बच्चों ये बेटा पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्या बचेगा 1/2। बच्चों g कितना है, 9.8 है। बेटा t बच्चों कितना है, तो बेटा समय दिया गया है 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 4। अच्छा बच्चों एक बात और है, मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही होगी, जब बेटा कोई वस्तु ऊंचाई से नीचे की ओर बेटा आ रही होगी तो बेटा जी क्या होगा, हम लोग लेते हैं जी को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वेग बढ़ रहा होता है। तो बच्चों अपना बेटा जो गुरुत्वीय बेटा त्वरण होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब कि 9.8 गुणे बेटा जी 8 हो गया। कितना हो जाएगा, 8 8 64 की 4 हाथ से लगा 6 बेटा 8 9 72 और 72 6 बेटा कितना होगा 78। तो बच्चों 78.4 बेटा जो हम लोग कह सकते हैं मीटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, भवन की ऊंचाई कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं भाई जो भवन की ऊंचाई है बेटा जी वो कितनी रही होगी, ऊंचाई रही होगी 78.4 मीटर। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो भवन की ऊंचाई है वो कितनी है, 78.4 मीटर है। आगे बात समझ में, कुछ भी नहीं किया, बस हमें पता था कि जब भी किसी पत्थर को ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो बच्चों तो बेटा पत्थर को ऊंचाई से छोड़ने पर हमें क्या पता है, हमें इतना पता है कि भाई जो हमारा पत्थर होता है उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। हमें पता है कि g 9.8 होगा। ऊपर से नीचे की ओर पत्थर आ रहा है तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि g धनात्मक होगा। ठीक है, इतनी बात हम जानते हैं। गति का दूसरा समीकरण लगाया, वैल्यूज पुट करी और हमारे पास आंसर आ गया।
आगे बढ़ेंगे बच्चों और अगला क्वेश्चन देखेंगे। बेटा हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, ऐसा क्यों? बेटा आप लोगों ने देखा ना बच्चों, बैग में दो तनी होती है बेटा, एक तुम लोग पीछे से टांग लेते हैं और बच्चों एक ऊपर की ओर दी होती है। आपने देखा होगा, मान लो कि अगर हम उस पट्टे को और पतला करते हैं, है ना, तो बच्चों हम देखें बेटा जो है हम लोग अगर बैग को उठाएंगे तो बच्चों बैग बेटा जो है हमारी उंगलियों में गड़ने लगता है ना बच्चों, यहाँ पे दर्द होने लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों देखो, तुमने क्या किया बेटा, पट्टे की चौड़ाई को कम कर दिया, तुमने उसको बिल्कुल पतली डोरी ले ली, मजबूत है वो, टूट नहीं रही है, लेकिन बच्चों वो उंगलियों पर बहुत ज्यादा दाब डालती है। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों हमें पता है कि दाब का क्षेत्रफल क्या, बेटा दाब का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले तो यहां पर लिख लो इस बात को कि पतली डोरी उंगलियों पर बहुत ज्यादा दाब डालेगी, इस वजह से बैग को उठाना कठिन हो जाता है। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बेटा? दाब का फॉर्मूला होता है प्ररोध बटे क्षेत्रफल। बच्चों प्ररोध क्या है? किसी सतह पर लगने वाला लंबवत बल। बच्चों देखो, क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ज्यादा होगा। डोरी पतली है, क्षेत्रफल कम, बच्चों इसलिए क्या हो रहा है? क्षेत्रफल कम होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चों क्षेत्रफल कम होने की वजह से दाब ज्यादा हो गया। क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब का प्रभाव बढ़ गया। तो अब बच्चों आपको पता चल चुका है कि दाब का बेटा ये सूत्र होता है P बराबर F/A। बच्चों क्षेत्रफल कम हो गया, क्षेत्रफल कम होने की बेटा वजह से क्या हुआ? क्षेत्रफल कम होने की बेटा वजह से ही क्या हो गया है भाई? आपका कह सकते हैं बच्चों दाब आपका बढ़ गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल अब किस प्रकार कार्य करेगा? तो बच्चों हमारे पास जो है कोई भी दो वस्तुएं होंगी जिनका द्रव्यमान m1 m2 होगा और वो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। भाई बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि न्यूटन के बेटा सार्वत्रिक नियम के अनुसार इन दोनों ही वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? F बराबर G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। बच्चों ये होता है बेटा जी बल, है ना। अब हम लोग बता सेकंड स्टेप में क्या लिखते हैं? सेकंड स्टेप में लिखते हैं प्रश्नानुसार। बच्चों प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है दूरी को आधा कर दिया गया है, मतलब नई दूरी क्या हो गई है? पुरानी दूरी की d/2 हो गई है, आधी हो गई है। तो आपको पता है बच्चों कि ये बल बच्चों निर्भर कर रहा है द्रव्यमानों के गुणनफल पर और बीच की दूरी पर। अगर तुम दूरी या द्रव्यमानों में किसी को बदलोगे तो ये बल बदल जाएगा। तो बच्चों थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे कि भाई नया बल बच्चों क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला होगा G m1 m2 अपॉन बच्चों अब क्या हो जाएगा? d डैश स्क्वायर हो जाएगा। बेटा यहां पर वैल्यू पुट करो तो क्या होगा? कैपिटल G m1 m2 अपॉन बेटा d डैश क्या रखेंगे? d/2, तो क्या होगा? d/2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये क्या बन जाएगा? d स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा। तो बच्चों 4 आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बन गया? 4g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। और बच्चों समीकरण बेटा अगर आप एक से देख पा रहे हो तो बच्चों ये बेटा वैल्यू किसकी? बेटा ये वैल्यू है F की। बेटा जो हमारा पुराना बल है तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? यहां से हम कह सकते हैं कि बेटा नया बल क्या होगा? F डैश बच्चों होगा 4F। तो हम क्या कहेंगे? जैसे ही बीच की दूरी को हमने आधा किया वैसे ही बच्चों क्या हुआ? वैसे ही बेटा लगने वाला बल अब हो गया है 4 गुना।
तो बच्चों हमने भाई पहली स्टेप क्या है, F बराबर G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। बच्चों प्रश्न के अनुसार हमने लिया कि भाई अब जो है दूरी हमने क्या कर दी है, बीच की आधी कर दी है। बच्चों बल बदल जाएगा, नया बल क्या होगा, G m1 m2 अपॉन डी डैश स्क्वायर। बेटा डी डैश की वैल्यू कितनी है, dy2, बेटा हमने लिखा था dy2 का होल स्क्वायर। बच्चों डी स्क्वायर अपॉन 4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा। बच्चों क्या बच गया, 4g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। बच्चों g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर बेटा जी क्या होता है, f के बराबर होता है। यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, बेटा नया बल आ जाएगा f डैश बराबर 4f। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों हम लोग देखने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वस्तुओं पर लगने वाले गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर भी एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। भाई बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको समझाया भी था, हाथी को गिराओ या किसी पंख को गिराओ, बेटा जी द्रव्यमान, बच्चों द्रव्यमान बेटा जी हाथी का ज्यादा है, फिर भी हाथी तेजी से नीचे क्यों नहीं गिर रहा। बच्चों इसका रीजन क्या है, बेटा याद करो, बेटा जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन बच्चों डी स्क्वायर, या कह सकते हैं आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो बेटा इसका रीजन क्या है बच्चों, इसका रीजन ये है कि गुरुत्वीय जो त्वरण होता है बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण समान होता है, चाहे हमारी वस्तु जो है भारी हो, चाहे हमारी वस्तु का जो द्रव्यमान ज्यादा हो, चाहे द्रव्यमान कम हो। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण दोनों ही वस्तुओं पर, दोनों ही वस्तुओं पर एक समान लग रहा है, जिसके कारण ये दोनों ही वस्तुएं एक ही समय पर पृथ्वी पर पहुंचेंगे। बच्चों मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला बच्चों जो गुरुत्वीय बेटा त्वरण होता है बच्चों, तो स्मॉल जी बेटा वो निर्भर करता है बच्चों किस पर, हमारे गुरुत्वीय बेटा जो है सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण के नियतांक पर, जिसकी वैल्यू हमेशा से बराबर होती है m, पृथ्वी का द्रव्यमान बच्चों त्रिज्या, पृथ्वी त्रिज्या है। तो बच्चों बेसिकली हम क्या कहेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण बच्चों निर्भर ही नहीं करता है, गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है, चाहे द्रव्यमान ज्यादा हो या फिर द्रव्यमान कम हो। बच्चों गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू बेटा जी दोनों ही वस्तुओं के लिए बच्चों क्या होगी, एक समान होगी, जिसके कारण बेटा जी ऐसा होता है कि बच्चों जो हम कह सकते हैं कि दोनों ही वस्तुएं एक ही समय पर धरातल पर पहुंचेंगे, पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, कह रहा है कि अगर चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमें पता है कि जो पृथ्वी है वो चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षण बल लगाती है ना, हम लोगों ने सीखा हुआ है। ठीक है, और बच्चों अगर ये आकर्षण बल नहीं होता तो कभी भी चंद्रमा पृथ्वी का गुलाम नहीं होता, कभी जो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा होता बेटा, वो पता नहीं कितनी दूर चला गया होता चलते चलते। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि अगर तुम किसी एक वस्तु पर बल लगा रहे हो तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाएगी, नो डाउट है। तो अगर पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित करती है तो चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो फिर जो पृथ्वी है वो चंद्रमा की ओर क्यों नहीं जाती है
है ना। तो बच्चों इसका कारण क्या है बेटा, इसका कारण यह है कि देखो चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित जरूर करता है, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से, बेटा आपने पढ़ा हुआ है F बराबर ma, बच्चों आपने पढ़ा हुआ है बेटा द्रव्यमान ज्यादा बेटा होने की वजह से क्या होता है कि बच्चों जो पृथ्वी है वो चंद्रमा की ओर गति नहीं करती। बेटा इसका बिल्कुल साफ सीधा आंसर तो हम लोग क्या लिखेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी पर बल लगाता है, किंतु पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है। क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है। तो बच्चों पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से बच्चों पृथ्वी चंद्रमा की ओर आकर्षित नहीं होते। कैसे पृथ्वी की ओर जो पृथ्वी है वो चंद्रमा की ओर जो है बच्चों गति नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा अगर दोनों ही वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट स्टेप क्या लिखोगे भाई, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 m2 है और उनके बीच की दूरी है d। बेटा इस स्थिति में दोनों ही वस्तुओं के बीच बेटा लगने वाला बेटा बल क्या होगा बच्चों, ये होगा F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। बेटा फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, सभी में यही होगा, मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं। तो बच्चों प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों ही वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं। m1 डैश बराबर 2m1, m2 डैश बराबर 2m2, m1 डैश बराबर 2m1 और m2 डैश बराबर 2m2। ठीक है, द्रव्यमान में दोगुना कर दिया। अब बेटा नया द्रव्यमान क्या हो गया 2m1, नया द्रव्यमान हो गया 2m2। बेटा थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे, अब आपको पता है कि अगर आपने द्रव्यमान बदल दिए हैं तो लगने वाला बल ही बदल जाएगा। बच्चों F डैश क्या होगा कैपिटल G m1 डैश m2 डैश अपॉन d स्क्वायर। बेटा वैल्यू पुट करो, m1 डैश कितना है बच्चों 2m1 तो लिखेंगे G इंटू 2m1, m2 डैश कितना है 2m2 है अपॉन d स्क्वायर। यहां बच्चों क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा 4g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हो कि बेटा g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, बेटा जी ये क्या है, ये है लगने वाला बल। तो बच्चों यहां से हम क्या कहेंगे बेटा, नया बल F डैश क्या होगा बेटा, नया बल F डैश हो जाएगा 4F।